जय हिंद दोस्तों। मैं अमित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमित मेहंदा क्लास पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक यानी कि यूपीएसआई का जो हमें प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें जो मेरा लेक्चर फर्स्ट हुआ था तो उसमें जो टोटल क्वेश्चन 40 थे, तो सॉरी 50 क्वेश्चन थे, मेरे 50 क्वेश्चन थे उसमें, जो कि टोटल जो थे वो आपके हिंदी से थे। तो आज के इस वीडियो में हम मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के बारे में बात करेंगे। और आपका जो हमारे जो टारगेट है यूपीएसआई 2021 में जो 95-34 वैकेंसी है उनमें से एक सीट पर हमारी फोकस है, ओनली वन सीट चाहिए हमको। तो लगे रहिए मेरे साथ। मैं अमित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमित मेहंदा क्लास में स्वागत करता हूँ। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा वो 51 होगा। तो आज भाग 2 है ये, इसमें संविधान, मूल विधि और सामान्य ज्ञान है। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। इस अधिनियम में कौन से प्रावधान के अधीन सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के साथ पंजीकरण कराया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है धारा 8, ऑप्शन बी है धारा 9, सी है धारा 10 और आपका ऑप्शन डी है धारा 11। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर जो 10 है। तो इसमें क्या होता है, जो भी आप मतलब धारा 10 में ऐसा होता है कि आपका जो स्वैच्छिक या कंपनी अधिनियम 1956 है उसके अधीन क्या होता है, तो कि आप राज्य सरकार के अधीन पंजीकरण करा सकते हैं अपनी किसी भी कंपनी का, यानी रजिस्ट्रीकृत करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है, यानी कि एफडी की बात की गई है। तो ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है सोवियत संघ, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है आपका चीन। अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है बी, यानी कि जो सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर, इस टाइम इसे रशिया बोलते हैं। तो 1991 में ये इसका विघटन हो गया था यूएसएसआर का, 15 देशों में इसका विघटन हो गया था यूएसएसआर का। तो इस समय जो रसिया है तो उस टाइम पर इसे यूएसएसआर बोला जाता था। और ये मूल कर्तव्य की बात करें तो कौन से भाग में आते हैं, तो जो मूल कर्तव्य है ये भारत के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था ये आपका 42वां संविधान संशोधन। तो ये रखे कहाँ पे गए हैं? तो ये रखे गए हैं भाग 4 के, यानी कि जो आपने 4A देखा होगा तो इस तरह से इसका मतलब होता है, बड़े 4A का मतलब ये होता है कि इसमें संशोधन करके जोड़ा गया है। और कहाँ से कहाँ तक रखे गए हैं, तो इस जो आर्टिकल है तो आर्टिकल है 51 के। 51 के किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से, जिसे एफडी भी बोला जाता है। तो आप देख देख सकते हैं कि जब आप ये वर्तमान में इस समय 11 मूल कर्तव्य है, यानी कि जब ये 1976 में जोड़ा गया था उस टाइम पर कितने कर्तव्य थे? 10 थे। तो और आपका जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, यानी कि 86वां संविधान संशोधन 2000 में हुआ था, तो उसमें 11वां मूल संविधान जोड़ा गया था, वो सॉरी मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो ये पॉइंट याद रखना है। यहाँ से क्या क्या पॉइंट निकले हैं आपके? मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, किससे लिया गया था? तो वो यूएसएसआर से लिया गया है। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। और आपका ये कौन से भाग में है? तो भाग है आपका 4A। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल है 51A। और आप दूसरी बात है कि शुरू में कितने मूल कर्तव्य थे? तो 10 थे। अब वर्तमान में कितने हैं? 11। तो 11वां जो आपका जो ये आपका मूल कर्तव्य है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन जो कि 2000 में हुआ था। यहाँ से आपके 4-5 पॉइंट हो गए हैं, तो ये पॉइंट याद रखना या कहीं नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर है 53, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है? तो यानी परिभाषित के क्वेश्चन की ऑप्शन में यानी डेफिनेशन के बारे में बात की गई है। ए है धारा 20,
सॉरी धारा 2, बी है धारा 3, सी है धारा 4 और डी है धारा 5। और इसके आंसर की बात करें तो आंसर है धारा 3। धारा 3 में आपका जो सी बी है, ऑप्शन बी, इसे ये धारा 3 में जो घरेलू यानी डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात की गई है। घरेलू हिंसा में बात करते हैं आपकी मानहानि, शारीरिक दुरुपयोग यानी सेक्सुअल हरासमेंट जो होता है, और लैंगिक सेक्सुअली दुरुपयोग, मौखिक दुरुपयोग यानी कि मुंह से गाली इत्यादि की बात की है जो मैंने आपको बताया है। तो इस बारे में सब में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। भारत में कागज़ के सबसे अधिक कारखाने कहाँ स्थित है? यानी कि कागज़ के कारखाने की बात की गई तो ऑप्शन ए है कानपुर, बी है झारखंड, सी है पश्चिम बंगाल, डी है आगरा। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है आपका सी, यानी जो पश्चिम बंगाल है उसमें वहाँ पर सबसे ज़्यादा भारत में कागज़ के कारखाने सबसे ज़्यादा हैं पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 55, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन ए है अमृतसर, बी है रावलपिंडी और आपका सी है लाहौर और आपका जो डी है पेशावर। और इसके आंसर की बात करें तो आंसर है आपका सी, लाहौर है। जो राजा रणजीत सिंह थे उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? पंजाब की लाहौर में बनाई थी। तो ये कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी आपके 1799 में, 1799 में, सॉरी 1799 में बनाई गई थी। और क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराधों को दिए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है? तो धारा 151, बी है धारा 161, सी है धारा 165, डी है धारा 197। अगर इसके आंसर की बात करें तो आंसर है ए, यानी कि सीआरपीसी की जो धारा 151 है उसमें क्या बात की गई है कि जो संज्ञेय अपराध है को रोकने की परिकल्पना का पता है, तो ऐसे में जो पुलिस अधिकारी है उस व्यक्ति को ग्रहण कर मतलब उसे गिरफ्तार कर सकता है। क्वेश्चन नंबर है 57, क्या मोबाइल फ़ोन को साइबर लॉ यानी कि साइबर लॉ में परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन ए हाँ, बी नहीं, सी सरकार जोड़ने का प्रयास कर रही है, डी में से कोई नहीं। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है हाँ, यानी कि जो मोबाइल फ़ोन है उसे साइबर लॉ में जोड़ने की बात की गई है। तो साइबर लॉ में क्या क्या आते हैं आपके? साइबर लॉ में कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन आदि को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? जो कृषि विज्ञान केंद्र की बात की गई है, ऑप्शन ए पंतनगर, बी कानपुर, सी लुधियाना, डी पुदुचेरी। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है आपका डी, जो पुदुचेरी है वहाँ पर जो भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र स्थित है। और ये कब बनाया गया था? तो 1974 में। ये पॉइंट याद रखना, 1974 में बनाया गया था भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 59 है, ग्रेनेड की प्रभावशाली रेंज कितनी होती है? जो ग्रेनेड होता है, ग्रेनेड के बम बनाए जाते हैं तो उसकी रेंज कितनी होती है? नंबर ए 10 मीटर से ऊपर, बी है 20 मीटर से ऊपर, सी है 25 मीटर से ऊपर, डी है 30 मीटर से ऊपर। और इसके आंसर की बात करें तो आंसर है डी, यानी 30 मीटर से ऊपर की इसकी जो ग्रेनेड होता है उसकी रेंज होती है। और ये इसकी विभिन्न रेंज होती है, लेकिन औसतन रेंज जो होती है इसकी लगभग 30 मीटर से ऊपर ही होती है। रेंज तो इसकी बहुत सारी होती है जो ग्रेनेड होता है, उसकी जो एक औसतम मतलब जो एक औसत रेंज होती है तो वो 30 मीटर से ऊपर होती है। क्वेश्चन नंबर 60 है, आस्ट्रीलैगो ट्रिटिसी क्या है? आस्ट्रीलैगो ट्रिटिसी क्या है? तो ऑप्शन ए है जीवाणु, बी है बैक्टीरिया, सी है वायरस, डी है रोगाणु। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है डी, जो रोगाणु होता है आस्ट्रीलेगो ट्रिटिसी। तो ये एक पादप रोगाणु है, यानी कि पादप रोगाणु है। और ये जैसे गेहूं के धब्बे नहीं होते हैं, गेहूं पर जो धब्बे होते हैं उस तरह का धब्बे का कारण होता है। और गेहूं
धब्बा इसी रोग के कारण होता है। जो गेहूं में धब्बा होता है वो इसी ऑस्ट्रेलेगोस्टिटिस के कारण होता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो आपके जो गेहूं के धब्बे होते हैं तो वो किस रोग के कारण होता है, तो वो होता है ऑस्ट्रेलेगोस्टिटिस। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? ऑप्शन ए कागज, बी है डीडीटी, सी है एल्युमिनियम, डी है प्लास्टिक। अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर ए, जो कागज है वो जैव निम्नीकरणीय है। क्वेश्चन नंबर 62 है। फ्रक्टोस होता है, नंबर ए है फलों की सुगंध में, बी है फूलों की सुगंध में, सी है फलों का मीठापन, और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर सी, यानी कि जो फलों का मीठापन होता है वो फ्रक्टोस के कारण होता है। मीठे फलों में फ्रक्टोज की मात्रा अधिक होती है, इसलिए तो मीठे स्वाद के मुख्य कारण ही फ्रक्टोज होता है। जो फलों का मीठा कारण क्या होता है, उसमें फ्रक्टोज अत्यधिक मात्रा में होता है। और जो खट्टे फल होते हैं, यानी कि जो आपके जो खट्टे फल होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें आपका जो अम्ल होता है वो अत्यधिक मात्रा में होता है। और जिसमें फ्रक्टोज की मात्रा अधिक होती है तो उसमें फलों की शर्करा भी कहते हैं उसे, यानी कि जहाँ पर फ्रक्टोज होता है उसे फलों की शर्करा, या शर्करा का मतलब होता है मीठापन, या एक तरह से चीनी बोल दीजिएगा आम भाषा में, यानी कि मिठाई एक तरह की। तो जो वो हो जाता है फ्रक्टोज के कारण फलों में। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। लाख किससे बनाई जाती है? जो लाख है वो किससे बनाई जाती है? ऑप्शन है एक पेड़ से, बी है एक कीट से, और सी है एक बिल्ली से, और डी है कस्तूरी अंगूर से। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है आपका बी, एक कीट से। जो आपकी जो लाख बनाई जाती है तो एक कीट से बनाई जाती है। जो एक मादा कीट होता है लैसिफर लक्का, जो लैसिफर लक्का है उससे ये लाख बनाई जाती है। और ये मादा कीट होती है। जो लैसिफर जो लैसिफर है वो एक मादा कीट होती है, मादा कीट होती है। तो इससे लाख बनाई जाती है। ये जो लाख होती है वो किस कारण आती है, किस काम आती है? तो ये आती है वार्निश करने में, पॉलिश करने में, और आपका चमड़ा, ग्रायोफोन, रिकॉर्ड, मोहरी, लाख, बिजली का सामान आदि बनाने में बनाए का प्रयोग किया जाता है। जो लाख का प्रयोग इन चीज़ों को बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो ऑप्शन ए यूकेलिप्टिस, बी है टेरीपार्का टेरिकार्पस, बी है पालीहेल्थिया, और डी है रेडवुड। अगर इसके आंसर की बात करें तो आंसर जो आपका डी रेडवुड जो है, ये भारत यानी कि विश्व का सबसे लंबा पौधा होता है रेडवुड। रेडवुड सबसे लंबा पौधा होता है। और ये एक तटीय पौधा है, यानी कि जो ये रेडवुड है एक तटीय पौधा। तटीय क्या होते हैं? ये जैसे कि हमारा भारत देश है तो ये जो समुद्र किनारे जो तट होता है तो ये तटीय पौधा रेडवुड होता है, जो विश्व का सबसे लंबा पौधा है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उनका कथन उनके निवास स्थान पर होना चाहिए? तो कौन सी उम्र है? ऑप्शन ए 15, बी है 25, सी है 19, डी है 21 वर्ष। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है ए, यानी जो 15 वर्ष है। तो इसमें क्या होता है, जो बालक और बालिका के साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उनका कथन उनके निवास स्थान पर होना चाहिए, यानी कि उनसे जो पूछताछ होती है, यानी कोई आपराधिक मामला है या सिविल आपराधिक मामला है तो उसमें क्या है, बालक या बालिका को साक्षी होते हैं तो उनकी उम्र जो 15 वर्ष से कम की है तब विवेचना के दौरान उसका अभिकथन स्टेटमेंट जो होता है तो उनके निवास स्थान यानी कि जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर जो जांच अधिकारी होगा तो जो वो भी जो जांच अधिकारी है वो सादे ड्रेस यानी कि जो अपनी जो यूनिफॉर्म है उसको पहन कर नहीं जाएगा उस बच्चे या बालक या बालिका के पास। तो उसको जो वो अधिकारी है यानी कि जो जांच अधिकारी है उसे उसके निवास स्थान पर यानी कि जहाँ पर वो रहता है तो उसकी स्टेटमेंट लेने के लिए जाना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है लुप्त रूपों के साथ, बी है अन्य ग्रहों में जीवन के साथ, सी है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ, और डी है समुद्री आवास में जीवन के साथ। तो इसके आंसर की एक्सोबायोलॉजी की बात की गई है, एक्सोबायोलॉजी की। तो अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है सी, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। यानी कि जो बाह्य अंतरिक्ष है उसमें जीवन के साथ जो एक्सोबायोलॉजी है उसका अध्ययन किया जाता है। जो एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ, यानी कि बाह्य अंतरिक्ष यानी कि जो हमारा अंतरिक्ष है उसके बाहर के जीवन के साथ किया जाता है, यानी कि उसकी कल्पना की जाती है। तो इसमें क्या है, ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों उपग्रहों तथा चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है एक्सोबायोलॉजी में? ग्रहों, उपग्रहों और आपका जो है चंद्रमा आदि का अध्ययन किया जाता है। टोपोग्राफी में भी यही होता है, जो टोपोग्राफी होती है उसमें क्या होता है, उसमें ग्रहों, उपग्रहों, क्षुब्ध तारे, नक्षत्र और आपका उपग्रह, इन सब का जो आकार है इन सब के अध्ययन किया जाता है टोपोग्राफी में। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण में किस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है? यानी कि जो वर्ष 2013 का जो भूमि अधिग्रहण, लैंड एक्वाइजेशन का जो एक्ट आया था 2013 का, तो उसमें किस प्रकार की भूमि को अधिग्रहण किया जाता है? तो ऑप्शन ए है बंजर भूमि, बी है आपका उपजाऊ भूमि, और सी है आपका दोनों प्रकार की भूमि, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है ए, यानी कि जो बंजर भूमि है उसमें जो लैंड एक्वाइजेशन एक्ट 2013 का है, तो उसमें बंजर भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। तो बंजर भूमि क्या होती है? बंजर भूमि का मतलब ये होता है जहाँ पर कोई खेती बाड़ी नहीं होती है, चरागाहों में, यानी कि आपके जो पशु पशु है वो चरते रहते हैं। तो ये कौन सरकार लाई थी? तो तत्कालीन सरकार यूपीए, यानी कि कांग्रेस की जो सरकार है वो इस आपको जो एक्ट है उसे लाई थी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो बंजर जो लैंड एक्वाइजेशन 2018 का जो एक्ट है, इसमें क्या है, मोदी सरकार ने, यानी कि मोदी एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार नहीं बोलूँगा मैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँगा, मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसने इसमें जो 2013 का लैंड एक्वाइजेशन एक्ट है इसमें थोड़ा सा बदलाव किया है, बाकी तो सेम टू सेम ही। क्वेश्चन नंबर 69 है, कैरोटीन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है बालों में, बी है उंगली के नाखूनों में, सी है हाथों में, डी इनमें से कोई नहीं। कैरोटीन प्रोटीन की बात की गई है इसमें। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है बी, यानी जो उंगली के नाखून होते हैं उसमें कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। रॉबर्ट कोच ने किसके रोगाणु की खोज की थी? जो रॉबर्ट कोच है उसने किस रोगाणु की खोज की थी? ऑप्शन ए है हैजा, बी है टाइफाइड, सी है मलेरिया, डी है इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है ए, यानी कि जो हैजा है इसके जो रोगाणु होते हैं हैजा के, रॉबर्ट कोच ने इसकी रोगाणुओं की खोज की थी। तो कब की थी? 1905 यानी 1905 में की थी। तो जैसे इन रोगाणुओं का नाम क्या था? विब्रियो कालेरी, विब्रियो कालेरी जो रोगाणु था उसकी खोज की थी। और इन्हें इस खोज के लिए, यानी कि हैजा के रोगाणु की खोज के लिए इन्हें रॉबर्ट कोच को एक नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और इसमें हैजा में क्या होता है? हैजा में जो व्यक्ति को जब हैजा होता है तो इसमें क्या होता है, ये जो एक तो पहला तो कालरा, कालरा विप्रियो नामक जो आपका जीवाणु उससे होता है। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति को दस्त और उल्टी होती है, यानी कि दस्त और उल्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। मानवाधिकारों
का प्रथम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय किस देश में आयोजित किया गया था? यानी जो मानवाधिकार का प्रथम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय किस देश में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है वियना, बी है तेहरान, सी है वाशिंगटन डीसी और डी है बगदाद। और इसके आंसर की बात करें तो आंसर है आपका बी, जो तेहरान है। तो वहाँ पर मानवाधिकारों का यानी कि ह्यूमन राइट की बात की गई है इसमें। तो वो तेहरान किसकी राजधानी है? तो ईरान की राजधानी है। तो ये सम्मेलन कब हुआ था? तो ये सम्मेलन हुआ था 22 अप्रैल से 13 मई 1968 में 1968 में हुआ था। और इसमें 22 दिन तक मानवाधिकारों का संरक्षण के विषय में विचार विमर्श हुआ था। यानी कि जो इतना लंबा ये चला था, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें मानवाधिकारों के संरक्षण की बारे में बात की गई थी। तो यहाँ पॉइंट याद रखना कि ये मानवाधिकारों का जो आपका सम्मेलन है तो कब हुआ था? 1968 में। और तेहरान में हुआ। तेहरान किसकी राजधानी है? तो ये ईरान की है, क्योंकि आजकल ईरान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है NCVT के कारण। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। सिट्रस फलों में सबसे अधिक कौन सी विटामिन होती है? सिट्रस फलों में इसमें विटामिन की बात की गई है। तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी और डी है विटामिन डी। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर क्या है इसका? सी, यानी विटामिन सी होता है सिट्रस फलों में। सिट्रस फल क्या होते हैं? इसे स्कार्बिक एसिड यानी कि जो खट्टे फल होते हैं उसकी बात की गई। सिट्रस फलों का मतलब होता है खट्टे फल। तो आपका जो विटामिन सी है तो इसे एस्कार्बिक एसिड भी कहते हैं, एस्कार्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। पर और बस यही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। CPU का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ऑप्शन बी सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका जो ऑप्शन बी सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। लोकहित वाद दायर किया जा सकता है? लोकहित वाद दायर किया जा सकता है। ऑप्शन ए किसी भी व्यक्ति द्वारा, बी जिसके मूल अधिकार को अतिक्रमण हुआ है। इसमें पब्लिक लिटिगेशन की बात PIL की बात की गई है। सी है किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा, डी सरकार द्वारा। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है ए, किसी भी व्यक्ति द्वारा। कोई भी व्यक्ति PIL दायर कर सकता है। आपने सुना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में किसी व्यक्ति रमेश ने PIL डाल दी गई है। ये आपके यहाँ भी PIL का भी आपका एक हाल ही का बताऊँ कि जो यूपी इलेक्शन में जब सीटों रिजर्वेशन की बात की गई थी तो तब एक व्यक्ति ने PIL डाल दी गई थी। पब्लिक इंटीग्रेशन लिटिगेशन की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? जो लक्षद्वीप है तो उसमें कौन सी भाषा बोलते हैं? ऑप्शन ए मलयालम, बी है कन्नड़, सी है तमिल और डी है आपका तेलुगु। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है इसका ए, यानी कि मलयालम बोलते हैं लक्षद्वीप के लोग। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। क्योंकि ये क्यों बोलते हैं लक्षद्वीप? क्योंकि लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, और यह केंद्र शासित प्रदेश भी जो लक्षद्वीप है केंद्र से यानी कि यूनियन टेरिटरी भी है। यहाँ के लोग जो सबसे अधिक क्या बोलते हैं? मलयालम भाषा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। भारतीय दंड संहिता यानी कि किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र किया गया है? यानी क्वेश्चन नंबर 76 में कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता कि किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए है धारा 120 कै, बी है धारा 121, सी है धारा 154, डी है धारा 120 कै। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है इसका ए सही है, यानी कि धारा 120 कै में भारतीय दंड संहिता जो है
उसमें नागरिक द्वारा किए गए किसी आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है। और आपका जो धारा 120 ख में आपराधिक षड्यंत्र के दंड को परिभाषित करती है, यानी कि जो उस व्यक्ति ने दंड जो वो यानी कि षड्यंत्र किया गया है, यानी कि जो अपराध किया है, तो धारा 120 ख में क्या गया है, उस जो भी उसने यानी कि अपराध किया है उस दंड का प्रावधान के बारे में बात की गई है। और यह संहिता भारतीय सेना पर लागू नहीं होती है, यानी कि जो संहिता है ये भारतीय सेना पर लागू नहीं होती, ये पॉइंट याद रखना। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना गया है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है उसमें समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार से में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए समता का अधिकार, बी है प्राण एवं देह स्वतंत्रता, सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और डी है सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर बी, यानी जो प्राण एवं देह स्वतंत्रता है तो उसे समुचित पर्यावरण के जो समुचित पर्यावरण है उसको प्राण एवं देह स्वतंत्रता के अधिकार में जो हमारा मौलिक अधिकार है उसमें शामिल किया गया है। वो ऐसा क्यों है, क्योंकि जब आपका पर्यावरण गंदा होगा तो आपको दूषित वायु मिलेगी, और जब आपका जल अशुद्ध होगा तो आपको जल पीने के लिए अशुद्ध जल मिलेगा, तो इससे आपके प्राण जा सकते हैं या आपको जान जा सकती है। तो इसी वजह से जो समुचित पर्यावरण है तो उसको जो हमारा मौलिक अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट है, तो उसके जो फंडामेंटल राइट है उसको प्राण एवं देह स्वतंत्रता दी गई है। जो ये प्राण एवं देह स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल में, तो आर्टिकल है आपका 21। और ये आपके भाग की बात की गई तो भाग कौन से में है, जो भाग है आपका तीसरे भाग में है। ये पॉइंट याद रखना कि जो आपका फंडामेंटल राइट है ये आपका भाग 3 में आते हैं, और प्राण एवं देह स्वतंत्रता कितने में आती है, आर्टिकल 21 में आती है। और समुचित पर्यावरण की बात किस में की गई है, तो प्राण एवं देह स्वतंत्रता के आर्टिकल 21 में की गई है। अगर एक पॉइंट और याद रखना कि जो आपका राइट टू मैरिज की बात की गई है, तो राइट टू मैरिज जो है आपका आर्टिकल 21 की बात की गई है। और आपका राइट टू एजुकेशन की बात की तो आर्टिकल 21 में की गई है। इन सब के बारे में याद रखना। क्वेश्चन नंबर 78 की बात की करते हैं। चक्रवात किसके कारण आता है, जो चक्रवात है वो किसके कारण आता है, तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर ऑप्शन ए है निम्नदाब, सी है बी है आपका उच्चदाब, सी है निम्नदाब, और डी है उच्च घनत्व। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है आपका ए, निम्नदाब के कारण जो है चक्रवात आता है। क्वेश्चन नंबर 79 है। डोलोमाइट क्या है, डोलोमाइट क्या है, एक अपसादी सेल है, ऑप्शन ए, बी है वितलीय सेल है, सी आग्नेय सेल है, और डी आपकी कायांतरित सेल है। तो अगर आंसर की बात करो तो आंसर है ए, अपसादी सेल होती है डोलोमाइट। डोलोमाइट क्या होती है, एक अपसादी सेल होती है जो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना होता है। जो डोलोमाइट है ये आपका कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना होता है। ये अपसादी सेल कार्बोनेट डोलोस्टोन का रूप होती है। यार एक पॉइंट याद रखना, डोलोमाइट क्या है, डोलोमाइट एक कार्बोनेट खनिज है, कार्बोनेट खनिज भी है। क्वेश्चन नंबर 80 है। भूमध्य सागर और किस सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो 99.9% आने की संभावना है स्वेज नहर वाला। तो अगर भूमध्य सागर और किस सागर को स्वेज नहर जोड़ती है, तो ये जोड़ती है आपके लाल सागर यानी रेड सी को जोड़ती है। तो अभी न्यूज़ में क्यों है कि आपने देखा होगा कि आपका जो कंटेनर होते हैं यानी कि जो जलवाहक जहाज होते हैं जो माल वाले होते हैं, तो वो इस तरह से स्वेज नहर है इस तरह से। तो इधर आपका तो हो गया भूमध्य सागर, इधर हो गया रेड सी। तो जब ये शिपमेंट लेकर आते तो ये किसी तूफान के कारण इस तरह से ब्लॉक हो गई है, तो इससे ट्रेड में मिलियन का घाटा हो रहा है प्रत्येक देश को, क्योंकि ये जो स्वेज नहर है ये यूरोप को एशिया से जोड़ती है, और ये नॉर्थ अमेरिका को भी एशिया से जोड़ती है, साउथ अमेरिका को भी आपका यूरोप से जोड़ती है, वो एशिया से जोड़ती है।
तो इस वजह से सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है। और इसका जो सुएज नहर का निर्माण जो किया गया था, तो वो फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड ने किया गया था। कब किया था? तो ये 1859 में किया गया था। और ये कब खोल दी गई थी? तो ये खोल दी गई थी 1869 में, 1869 में। और इसके सुएज नहर के खुल जाने से लगभग मुंबई और यूरोप का जो यूके का जो एक शहर है, उसके लगभग 7200 किलोमीटर की दूरी को कम कर दिया गया है। पहले जो आपको साउथ अफ्रीका से आप होते हुए इधर से इस तरह से जाना होता था, तो ये लगभग 7200 किलोमीटर की जो एरिया है उसको कम कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 81 जो है, परिवहन वाहन नियंत्रण परमिट कितने समय के लिए वैध होता है? जो परिवहन वाहन नियंत्रण परमिट होता है वो कितने समय के लिए वैलिड होता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 3 वर्ष के लिए, सी 4 वर्ष के लिए, डी 5 वर्ष के लिए। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है डी, यानी कि 5 वर्ष के लिए परमिट होता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, वोल्गा कहाँ की नदी है? ऑप्शन ए यूरोप, बी है चीन, डी है जापान, सी है ऑस्ट्रेलिया। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है यूरोप की है, ए, यानी कि वोल्गा नदी जो है यूरोप की नदी है। और ये वोल्गा नदी यूरोप तथा यूरोप है रूस की, यानी कि जो जो रूस है आपका, वो एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है। तो जो यूरोप है रूस है, उसकी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो लगभग ये वोल्गा नदी की लंबाई है 3692 किलोमीटर। और ये गिरती कहाँ पर है वोल्गा नदी? तो गिरती है कैस्पियन सी में। जो आपका कैस्पियन सी है, ये उसमें गिरती है वोल्गा नदी। अभी मैंने आपको बताया था कैस्पियन नदी, जो कैस्पियन सागर है, तो ये जो स्वेज नहर है, तो किस से कैस्पियन सागर और रेड सी को जो जोड़ती है, तो वो स्वेज नहर है। क्वेश्चन नंबर 83 है, नारमेंडी बीच कहाँ स्थित है? जो नारमेंडी बीच बीच की बात की गई है, जो समुद्र के किनारे पर जो बीच होते हैं, जहाँ पर अक्सर लोग बाग हनीमून के लिए जाते हैं, तो उसकी बात की गई है। ऑप्शन ए फ्रांस, बी है नीदरलैंड, सी है स्पेन, डी है बेल्जियम। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है आपका ए, जो इस फ्रांस है उसमें नारमेंडी जो बीच है फ्रांस में स्थित है। और नारमेंडी बीच जो है द्वितीय विश्व युद्ध से ज़्यादा विख्यात है, यानी कि जो नारमेंडी जो बीच है, ये द्वितीय विश्व युद्ध कब से हुआ था? 1939 से 1945 तक हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। तो आप कमेंट्स में लिखिए कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। ये मैं आपको बताता हूँ, 1914 से शुरू हुआ था। कब कब तक ये ख़त्म हुआ था? क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसके ने किया था? यानी कि जो पांचवी बौद्ध परिषद है उसका आयोजन किसने किया था? तो ऑप्शन ए अशोक, बी है कनिष्क, सी है हर्ष, और डी है आपका बिंदुसार। और आंसर की बात करें तो आंसर सी, यानी हर्ष है, उसने जो पांचवी बौद्ध परिषद है उसका आयोजन किया था। और कहाँ पर किया था? तो ये किया था कन्नौज में। जो पांचवी बौद्ध विहार परिषद है, तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो कन्नौज में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं, महाभाष्य किसने लिखा लिखा था? यानी कि जो महाभाष्य है वो किसने लिखा था? ऑप्शन ए है आपका गर्गी, बी है मनु, सी है बाण, और डी है पतंजलि। अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है महाभाष्य का जो पतंजलि ने, यानी ऑप्शन डी सही है, यानी जो पतंजलि है उसने महाभाष्य का रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन ए शकों ने, बी पार्थेनों ने, सी यूनानियों ने, डी कुषाणों ने। इसके आंसर की बात करें तो आंसर है आपका सी, यानी कि यूनानियों ने भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं, 5 जुलाई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार करते हुए कितने नए मंत्रियों का शामिल किया है? तो इसका आंसर की बात करते हैं तो आंसर है आपका सी, यानी 19 मंत्रियों का
शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। गुप्त वंश किस वर्ष से शुभारंभ हुआ है, यानी कि जो गुप्त वंश है उसका शुभारंभ किस सन में हुआ था है। तो आज का आंसर की बात करें तो आंसर है आपका ए, यानी कि 319 ईस्वी। 319 ईस्वी में जो आपका गुप्त वंश है उसका शुभारंभ किया था। और ये किसने किया था, तो वो किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। आरंभ और अंत की रेखाओं का संरेखण किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए दंतरुता, बी औचित्य, सी अभिलेख, डी है कुंड या फांट। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है बी, औचित्य बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर है 90। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है। चमगादड़ है उसे किस तरह की ध्वनि सुनाई देती है, तो अगर मतलब उनकी जो ध्वनि होती है तो वो कैसी होती है। तो ऑप्शन है आपका डी, पराश्रव्य। अल्ट्रावायोलेटिक साउंड रे की बात की गई है इसमें, यानी कि जो चमगादड़ है वो क्या करती है, और डॉल्फिन जब ये उड़ती हैं तो इनको दिखाई तो देता नहीं है, तो जब ये उड़ती हैं तो अल्ट्रावायोलेटिक रेज जो होती है उसको उत्पन्न करती है। उससे क्या होती है, उनको जो वो वापस लगकर किसी चीज़ से, किसी वस्तु या चीज़ से जब उनके सामने कोई आती है तो उससे टकराकर वापस आ जाती है इनके कानों में। तो इनसे क्या होता है कि इन्हें पता चल जाता है कि आगे कुछ चीज़ है। तो इसी वजह से ये पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करती हैं। और इनके जो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति, यानी कि जो आवृत्ति होती है तो वो कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज, यानी कि 20,000 हर्ट्ज की बात की गई है। तो ये पॉइंट याद रखना। पराश्रव्य ध्वनि कौन कौन उत्पन्न करते हैं, एक चमगादड़ और एक आपकी जो डॉल्फिन। डॉल्फिन ये दोनों जो आपके जो पक्षी और आपके जो जलीय जीव हैं ये पराश्रव्य ध्वनियों का उत्पन्न करती हैं। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें। विश्व की छत के रूप में क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, बी है पामीर घाट जिसे पामीर पठार कहते हैं, सी है कंचनजंगा और डी है इंदिरा कर्नल। इसके आंसर की बात करें तो आंसर है आपका बी, जो पामीर घाट है इसे विश्व की छत के रूप में जाना जाता है। पामीर घाट कहाँ पर है, जैसे कि आप देख सकते हैं भारत है, इधर आपका पाकिस्तान हो गया, इधर आपका अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, तो ये जो होती है पामीर घाट है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात है। ब्लैक पगोड़ा कहाँ है, यानी कि जो ब्लैक पगोड़ा है वो कहाँ पर है। ऑप्शन ए है मिस्र, बी है श्रीलंका, सी है मदुरई और डी है कोणार्क। अगर इसके आंसर की बात करें तो आंसर है आपका डी, कोणार्क जो है ये ब्लैक पगोड़ा। ब्लैक पगोड़ा क्या है, एक तरह का ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है, यानी कि सूर्य मंदिर जो है कोणार्क का उसको अंग्रेजी भाषा में ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। क्योंकि भारत के उड़ीसा राज्य के, यानी जो ब्लैक पगोड़ा है उड़ीसा के उड़ीसा जो राज्य है उसका जो पुरी जिला है, यानी कि पुरी जिला है उसमें स्थित है। यह गंग वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था, यानी कि जो ब्लैक पगोड़ा यानी कि जो सूर्य का मंदिर है तो किसने बनवाया था, गंग वंश के राजा नरसिंह ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। निम्नलिखित फसलों में से कौन सा नाइट्रोजन दायक होता है, यानी जो नाइट्रोजन दायक है फसलों में से तो कौन सा है। ऑप्शन ए चावल, बी है गेहूँ, सी है फलिया और डी है मक्का। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर सी, यानी कि जो फलिया यानी वाकला है वो नाइट्रोजन दायक होता है, यानी कि हमारी जो ज़मीन को नाइट्रोजन देता है। ये जो फालिया या बाकला है एक वार्षिक पौधा है, यानी कि ये वार्षिक पौधा और द्विबीजपत्री है। द्विबीजपत्री है। इस तरह के एकल पत्री, एकल बीजपत्री भी होते हैं। तो और ये किस श्रेणी में आते हैं, तो श्रेणी में आते हैं लेग्यूम, जो लेग्यूम श्रेणी है उसमें आते हैं। और ये जो भूमि को नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में देते हैं, फलिया और बाकला।
ये फलिया है, इसे बाकला जाए या फलिया जाए, दोनों का एक ही नाम है। तो ये क्या है, नाइट्रोजन देते हैं। नाइट्रोजन क्या होता है, पृथ्वी को एक उर्वरा शक्ति ज़्यादा उत्पन्न कर देती है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है? यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बात की गई है, तो उसके जो संस्थापक कौन है? ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, बी ए नवाब सलीम उल्लाह खान, ये तो होगा ही नहीं, सी ए लियाकत अली खान, डी ए मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसमें से ऑप्शन तो ये होगा नहीं। इसका आंसर की बात करें तो आंसर है आपका डी, यानी कि मोहम्मद अली जो जिन्ना है, इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 96, पहला वित्त आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? ऑप्शन है 1956, बी है 1953, सी है 1952, डी है 1951। और इसके आंसर की बात करें तो आंसर है डी, 1951 में फर्स्ट फाइनेंस कमीशन गठित किया गया था। तो अगर इसके बारे में बात करते हैं वित्त आयोग की, तो इसका गठन कौन करता है? तो इसके गठन जो करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। और ये आर्टिकल किस में आता है? आर्टिकल 280 में आता है, फाइनेंस कमीशन। और इसका जो गठन हुआ था तो 22 नवंबर 1951 को हुआ था, फाइनेंस का जो गठन हुआ था। और अवधि कितने साल की रही थी? तो 5 साल की रही थी, 5 ईयर्स की। और इसकी जो अध्यक्षता की थी तो वो किसने की थी? तो वो जो केसी जो नियोगी हैं, केसी नियोगी, इसके जो अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर है 98, सभी रकमों को जो प्राप्त या वितरित की गई हो थानों पर किस पुलिस प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा? यानी कि जो सभी रकमों को जो प्राप्त या वितरित की गई हो थानों पर किस पुलिस प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा? ऑप्शन ए है पुलिस प्रपत्र 214, बी पुलिस प्रपत्र 124, सी है पुलिस प्रपत्र 215 और डी है पुलिस प्रपत्र 125। इसका आंसर की बात करते हैं तो आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका ए, यानी जो पुलिस प्रपत्र 214 है, उसमें जो भी सभी रकमों का जो प्राप्त या वितरित की जाती है तो उसमें दर्ज किया जाता है। इसके क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। भारत में पहला शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया था? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो वो है मुंबई। मुंबई में आपको सेबी मिलेगा, नबार्ड मिलेगा, इस तरह से स्टॉक जितने भी स्टॉक मार्केट वाली चीज़ें हैं सब मुंबई में मिलेगी आपको। तो ये तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, तो ये मुंबई में ही किया गया था। और ये इसकी जो स्थापना कब की गई थी? ये स्थापना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो स्थापना कब की गई थी इसकी? तो इसकी स्थापना की थी 1857 में। तो 1857 में एक चीज़ और हुई थी भारत में, 1857 की क्रांति, जिसे सिपाही इम्यूनिटी के नाम से भी जाने हैं, सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो उस टाइम पर 100 देखते हैं। निम्न में से किस केस में अस्वस्थ मन यानी अनसाउंड माइंड का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? ए आर बी एस मैकनाटन, बी ए आर बी प्रिंस केस, सी ए आर बी डुडले और स्टीफन केस, बी ए बी गोविंदा। इसके आंसर की बात करें तो आंसर ए सही है, यानी कि आर बी एस मैकनाटन, आर बी एस मैकनाटन। और गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस, अगली जो वीडियो होगी मेरी भाग 3 पर होगी, सांख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण के बारे में बात की गई है इसमें। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।